Internal and external economies. Large scale production enjoys two types of economies, external economies and internal economies. यानी जब एक फर्म अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है तो उसको टू टाइप्स के जो बेनिफिट मिलते हैं वो कहलाते हैं इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरनल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज आर इन फैक्ट those advantages or the benefit occur to a firm itself when it enlarges its scale of production or expands its volume of output. इंटरनल इकोनॉमीज हकीकत में वो एडवांटेजेस या बेनिफिट होते हैं जब एक फर्म अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है तो उसकी बेस पर वो बेनिफिट वो गेन कर रही होती है। ठीक है, अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के बाद एक फर्म जो इंटरनली बेनिफिट गेन करती है उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। यानी अपनी फर्म अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के बाद जो उसको बेनिफिट मिलता है उसमें फर्स्ट बेनिफिट है टेक्निकल इकोनॉमीज। यानी जब एक फर्म अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी तो उसको फर्स्ट बेनिफिट मिलता है कि उसकी टेक्निकल इकोनॉमीज यानी टेक्निकल बेनिफिट मिल रहे होते हैं उसको। उसको प्रोडक्शन जब वो प्रोडक्शन करती है तो उसकी बेस पर उसकी जो टेक्निक्स हैं वो बढ़ जाती हैं, यानी टेक्निकल स्किल्स बढ़ जाती हैं उसकी। जैसे कि हमने एग्जांपल दी थी कि एक फर्म जो है वो 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कर रही है और जो सेकंड फर्म है वो 1 मिलियन यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कर रही है। तो जो 1 मिलियन प्रोड्यूस कर रही है या मैन्युफैक्चर्ड कर रही है यूनिट, तो उसकी जो टेक्निकल उसकी जो इकोनॉमीज हैं या बेनिफिट हैं वो ज़्यादा होंगे, उसकी स्किल्स ज़्यादा होगी। ठीक है, सेकंड बेनिफिट क्या मिलता है? मैनेजरल इकोनॉमीज। जब एक फर्म मिलियंस में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसको मैनेजरल इकोनॉमीज ये मिलती है कि मैनेजमेंट लेवल पे उसके स्किल्स बढ़ जाती हैं। जैसे कि जब एक फर्म इतने बड़े पैमाने में मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो उसके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, और सबके अंदर मैनेजर्स काम कर रहे होंगे। इसलिए उसकी उसकी जो प्रोडक्शन है बहुत हाई है। ठीक है, लार्ज प्रोडक्शन कर रही है तो उसको इन तमाम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करके फिर उसके बाद उसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैनेजरल उसके स्किल्स इंक्रीज हो जाएंगी। थर्ड है फाइनेंशियल इकोनॉमीज। जब एक फर्म लार्ज प्रोडक्शन करेगी, ठीक है, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करेगी तो उसको उसको फाइनेंशियली जो बेनिफिट मिलेंगे वो कहलाते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज। यानी वो फर्म एक तो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कवर कर लेगी, यानी अगर उसके उसको बीच में ड्यूरिंग द ईयर उसको कैश की नीड होती है या फाइनेंस की नीड होती है तो वो इजीली उसको गेन कर लेगी, यानी बैंक से लोन ले लेगी वो। इसलिए कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको बैंक इजीली लोन भी पे कर देगा, इसलिए कि वो रिफंड कर देगी। उसके इतने एसेट्स होंगे, उसके इतने रिसोर्सेज होंगे कि वो इजीली उसको पे कर देगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स मीन्स एक फर्म को अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बेस पर जो बेनिफिट मिलते हैं वो कहलाते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, रिस्क बेरिंग इकोनॉमीज। यानी एक फर्म जब अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी तो वो क्या करेगी? रिस्क को भी बेयर करेगी, यानी खतरात बेयर करेगी। यानी जो फर्म 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कर रही है तो उसके लिए रिस्क कितना है। मगर जब एक फर्म या इंडस्ट्री जो है, फर्म की बात करें, फर्म जो है वो मिलियंस में बना रही है, यूनिट्स बना रही है, तो उसका मतलब है कि उसका रिस्क भी उसके हिसाब से ज़्यादा है, यानी ज़्यादा खतरात बर्दाश्त कर रही है वो। तो उसको ये इकोनॉमिक्स आएंगे कि वो किस तरह से अपने आप को सिक्योर रखना। यानी उसके पास ये बेनिफिट उसको मिलेंगे कि जब आप मिलियंस में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फिर आपने किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से सिक्योर रखना है, उसकी बेस पर आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। हर तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो क्रेडिट हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, यानी जैसे कोई कंटीजेंसीज हो जाते हैं, हादसा हो जाते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड सिक्योरिटीज़ हों। तो हर तरह से अपने आप को सिक्योर रखेगी वो फर्म, उसके पास ये स्किल्स आ जाएंगी। इकोनॉमीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, जब वो उतने लार्ज प्रोडक्शन करेगी तो उसको बाइंग सेलिंग की भी क्या कहते हैं उसके पास स्किल्स होंगी कि किस तरह खरीदना है और कहाँ से खरीदना है और कैसे बेचना है और किस तरह सेल करना है उसको। ठीक है, हाउ टू कन्वेंस द कस्टमर, कैसे कस्टमर को कन्वेंस करें, क्यों कन्वेंस करें कि वो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को वो बाय करें।
तो आपको बाइंग एंड सेलिंग के बेनिफिट भी आपको मिल जाएंगे इसमें। इकोनॉमिक्स ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, जब आप लार्ज प्रोडक्शन करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने कैपिटल इक्विपमेंट को एफिशिएंट यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। यानी अगर आप बोलें कि हमारे पास एक फर्म है और उसमें जो है मशीन लगी हुई है, लेबर भी है, मगर मैन्युफैक्चरिंग होती है इतनी होती है कि उसमें 50% लेबर जो है काम कर रही होती है, या फिर हर लेबर थोड़ा थोड़ा काम कर रही होती है, यानी आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं कर रहे हैं। मगर जब आप लार्ज प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आपका लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगा तो आप क्या करेंगे, आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन का एक जो इंटरनल बेनिफिट मिलता है वो ये होता है कि एक फर्म अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। इंटरनली एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि फर्म जो है वो क्या करती है, वो अपने बिजनेस को मजीद एक्सटेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करेगी, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट करेगी, रिसर्च भी करेगी और उसकी बेस पर उसके अंदर इनोवेशन लेकर आएगी और मजीद जो है अपनी सेल्स को, ठीक है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी। ठीक है, जैसे कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ट्रेड ऑफ में कि आपकी रिसर्च जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यानी आपने रिसर्च करने के बाद जो गैप है उसको फाइंड आउट कर लिया है, अब आप गैप पे काम करेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप। फिर आपको एक लास्ट जो बेनिफिट है वो ये मिलेगा कि आपकी एडवर्टाइजमेंट और सेल्स की जो स्किल्स है वो इंप्रूव हो जाएगी। यानी आप मैक्सिमम जो है एडवर्टाइजमेंट करेंगे। जैसे कि एक बहुत बड़े ब्रांड, अगर हम देखें बड़े बड़े ब्रांड जिसमें कोको कोला है, वो अपनी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा, यानी 20-30% है, उससे भी ज्यादा तकरीबन 40% जो एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हैं वो। ठीक है, तो इंटरनल जो बेनिफिट एक फर्म को मिलेंगे अपने प्रोडक्शन इंक्रीज करने के नतीजे में, कि उसकी एडवर्टाइजमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी और सेल्समैनशिप भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इन सबकी बेस पर उस फर्म की जो सेल्स है वो इंक्रीज होगी और उसका प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की तरफ मूव करेगी वो। ठीक है, तो एक फर्म जब अपने जो प्रोडक्शन है जब उसको इंक्रीज करती है तो उसकी बेस पर उसको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, उसकी टेक्निकल इकोनॉमिक्स यानी टेक्निकली उसको बेनिफिट मिलते हैं, उसकी टेक्निकल जो थिंकिंग है या टेक्निकल जो स्किल्स है वो इंप्रूव हो जाती हैं, उसकी मैनेजरल जो बेनिफिट उसको वो उसको मिलते हैं, उसके मैनेजरल स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं, उसको फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स मिलते हैं, रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा बेयर कर सकती है, उसको बाइंग सेलिंग के तरीके आ जाते हैं कि कहाँ से बाय करना है, कैसे सेल करना है, वो अपने इक्विपमेंट को, अपने कैपिटल को, अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रही होती है। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैन भी उसकी इंप्रूव हो जाती है। ये कब होगी, जब एक फर्म क्या करेगी, मैक्सिमम यानी अपनी जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन की तरफ मूव करती है। अगर एक फर्म लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन की तरफ मूव करेगी तो उसको ये तमाम बेनिफिट मिलेंगे। ये इंटरनल बेनिफिट हमने डिस्कस किए हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल क्या बेनिफिट मिलेंगे? एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर दोज एडवांटेजेस और बेनिफिट्स which arise to each members firm as a result of expansion of the industry as a whole. एक्सटर्नल इकोनॉमीज वो बेनिफिट्स या वो एडवांटेजेस होते हैं जब एक फर्म अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है तो वो जो फर्म होती है उसको और जो इंडस्ट्री होती है सबको उसके बेनिफिट मिलते हैं। फर्म यानी किसी एक कारखाने की फैक्ट्री की बात करें तो एक फर्म की बात हो रही है, जब एज अ होल बात कर रहे होते हैं तो इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, बाटा की बात करें तो हम बोलते हैं बाटा एक फर्म है, एरोसॉफ्ट एक फर्म है, इंग्लिश बूट हाउस एक फर्म है, नाइकी एक फर्म है। मगर जब इसको हम ऐड कर लेते हैं सबको तो बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री है, पूरी शूज इंडस्ट्री है। ठीक है, तो एक्सटर्नल बेनिफिट, जब एक फर्म अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है तो उसको एक्सटर्नल जो बेनिफिट मिलते हैं वो कहलाते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज, जिसमें हमारे पास 3 जो हमने हैं बेनिफिट लिखे हुए यहाँ पे जिसको बोलते हैं काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज। फर्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, व्हेन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड एट अ पर्टिकुलर area, all the firms
इंक्लूडिंग इन एन इंडस्ट्री enjoys some common benefit. जब एक फर्म पार्टिकुलर या फिर जब एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री किसी खास एरिया में कंसंट्रेट करती है तो उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम इंडस्ट्रीज को और उसके अलावा दूसरी जो फर्म्स होती हैं उनको भी बेनिफिट मिल रहे होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्री है, वो खोलता है, चाइना या कोई भी कंट्री पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करता है जिसको हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट होगी, जब फर्म बनेगी, फैक्ट्री बनेगी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड फर्म मीन्स जब उसकी यहाँ पे क्या कहते हैं प्रोडक्शन होगी तो उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए, उसको लेबर भी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो यहीं से अवेलेबल होंगे उसको। तो एक फर्म के पाकिस्तान में एंटर होने का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयड लेबर थी उसको एम्प्लॉयड हो गई, यानी उनको रोज़गार मिल गया। फिर यहाँ पे उसने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, यहाँ से उसने सीमेंट परचेज़ किया, उसने बजरी परचेज़ की, आयरन परचेज़ किया और दूसरे रिसोर्सेज उसने यहीं से परचेज़ किए। तो उस फर्म के आने की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो दूसरी फर्म्स थी, उससे रिलेटेड फर्म्स थी, उनको भी फ़ायदा मिल गया। जैसे कि हम देखते हैं स्टील मिल है, अगर स्टील मिल्स ने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दी तो स्टील मिल्स का जो स्क्रैप होता है वो जो दूसरी इंडस्ट्रीज होती हैं वो यूज़ कर रही होती हैं, जिससे टॉयज बनाती हैं, जैसे खिलौने बनते हैं या दूसरी चीज़ें बन रही होती हैं। स्टील मिल तो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है ना, मगर उसका जो स्क्रैप होता है वो उससे छोटी जो फर्म्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो लेकर और उसके जो है फिर उसको अपने इस्तेमाल में लेकर आती हैं। ठीक है। सेकेंड है इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। These economies relate to those benefits which all the firms being included in an industry may derive from the information that are usually provided by the trade and technical journal and the research institute. Economies of information, एक्सटर्नल जो बेनिफिट मिलता है, एक फर्म अपनी जब प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है उसकी बेस पर उसको एक्सटर्नल जो बेनिफिट मिलता है वो एक बेनिफिट ये होता है कि उसकी इंफॉर्मेशन, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी वो जो इंटरनेशनल जर्नल होते हैं जिसको बोलते हैं रिसर्च जर्नल होते हैं, उससे डेटा को कलेक्ट करती है, ठीक है, उसमें से गैप को फाइंड आउट करती है, देन उस गैप के ऊपर काम कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं कि HEC की एक पॉलिसी आई थी कि वो चाह रहे थे कि जो रिसर्च आपके स्कॉलर्स हैं या जो रिसर्च का एक पार्ट है पूरा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, इन रिसर्च को हम इंडस्ट्री से जोड़ दें। रिसर्च जब तक इंडस्ट्री से लिंक में नहीं आएगी उस वक्त तक मुल्क में डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स ये बता रहे होते हैं कि इस वेरिएबल्स पे अगर काम किया जाए तो आपकी फर्म को इतने बेनिफिट मिलेंगे। रिसर्च स्कॉलर्स ये बता रहे होते हैं कि ये जो आपकी ये जो मुल्क के अंदर ये जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, ठीक है, और इसमें ये गैप है, अगर इस गैप के ऊपर काम किया जाए तो आपकी इंडस्ट्री प्रमोट करेगी। ये भी बता रहे होते हैं कि अगर मुल्क को आपने तरक्की की राह पे लेके जाना है, यानी डेवलप कंट्रीज के साथ मिलना है आपको, तो क्या करें, वो गैप बताएंगे कि आपने इन इन जगहों पर काम करना है, ठीक है। वो गैप फाइंड आउट करने के बाद फिर जो मुल्क की जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट होती है उस गैप पे अगर काम करे तो मुल्क को भी आप क्या कह सकते हैं डेवलप कंट्रीज के साथ मिला सकते हैं, यानी तरक्की के राह पर उसको लेके जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स एक्सटर्नल बेनिफिट एक ये मिल रहे होते हैं फर्म को कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, यानी जर्नल्स होते हैं, उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी बेस पर भी कंपनी अपने आप को प्रमोट कर रही होती है। लास्ट क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ द स्पेशलाइजेशन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म विच हेल्प इन डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन मीन्स जब एक फर्म अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है, उसको ये बेनिफिट मिल रहा होता है कि वो उस चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाती है। यानी जब एक फर्म एक बड़े पैमाने पे अपनी जो प्रोडक्शन करती है, यानी लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करेगी, तो उसको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि वो जब एक चीज़ बार बार यानी अगर एक फर्म लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन कर रही है तो उसके नतीजे में उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंक्रीज हो जाएगी।
यानी मैं अगर आपकी बात करूं, आपको एक काम दिया जाए और आपको बोला जाए ये काम आपने बस छोटा सा काम ही है, आपको एक काम करना है, ठीक है, तो आप वो काम जब 24 घंटे, यानी 24 घंटे तो नहीं बोलेंगे हम, 8 से 10 घंटे जब आप दिन में वो काम करेंगे और आपकी जॉब ही यही है, तो एक वक्त ये आएगा कि आप उस काम में इतने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे कि आप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंक्रीज हो जाएगी आपकी। आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बना रहे होंगे और बेस्ट यूनिट बना रहे होंगे, उसकी क्वालिटी भी उसकी जो है ना हाई क्वालिटी होगी, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड होगा उसका। क्यों? इसलिए कि वो काम कर करके आप जो है स्पेशलाइज्ड होगा उस चीज़ की, ठीक है, स्पेशलाइजेशन आ गई आपके पास। तो जब एक फर्म अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है तो उसकी बेस पर उसके पास स्पेशलाइजेशन आ जाती है, यानी वो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया, एक फर्म जब अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है तो उसकी बेस पर उसको जो बेनिफिट मिलते हैं वो हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने डिस्कस किया इंटरनल बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट, जिसको हमने डिस्कस बोला कि इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज के नाम से हमने उसको यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। चल नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। Returns to factors and returns to scale are two important laws or laws of production. Both laws explain the relationship between inputs and outputs. यानी ये जो रिटर्न टू फैक्टर्स एंड रिटर्न टू स्केल हैं, ये दो तरह के यानी टू इंपॉर्टेंट लॉज हैं। ये दोनों लॉज जो है हमें क्या बता रहे होते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशनशिप बता रहे होते हैं। बोथ लॉज हैव 3 stages of increasing, constant and decreasing return. ये दोनों लॉस क्या बता रहे होते हैं कि 3 स्टेजेस बताते हैं, इंक्रीज, कांस्टेंट एंड डिक्रीजेस रिटर्न को हमें बता रहे होते हैं। ये क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। इवन देन देयर आर फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द टू लॉज। इन टू लॉज के अंदर जो है कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि रिटर्न टू अ फैक्टर्स रिलेट टू द शॉर्ट रन पीरियड एंड रिटर्न टू स्केल रिलेट टू द लॉन्ग लॉन्ग रन पीरियड। यानी फर्स्ट वाला शॉर्ट रन पीरियड से रिलेट करता है और सेकंड वाला लॉन्ग रन पीरियड से रिलेट करता है। Returns to a factors relate to the short period production function when the quantities of some inputs are kept fixed and the quantity of one or few inputs are changed. This kind of production function are studied under laws of return and law of variable proportion. यानी ये जो हमने भी डिस्कस किया रिटर्न टू अ फैक्टर्स जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड से रिलेट करता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसमें से हम 2 वेरिएबल्स को, यानी 4 में से 2 वेरिएबल्स को यानी लेबर और कैपिटल को वेरी करते हैं यानी चेंज करते हैं। इसलिए कि शॉर्ट रन में हम तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरी नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कि टाइम पीरियड कम होता है हमारे पास। लॉन्ग रन में आप सब फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन में जब आप तमाम फैक्टर्स को वेरी नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेबर और कैपिटल को वेरी करेंगे यानी चेंज कर देंगे और उसकी बेस पर अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो उसके जब हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास 3 फेजेस खुलेंगे, या तो इंक्रीज रिटर्न होगा या कांस्टेंट रिटर्न होगा या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न होगा। वो क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आर स्टडीड अंडर लॉज ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो दो तरह के लॉज होते हैं शॉर्ट रन के अंदर, एक होता है लॉज ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। laws of return and laws of variable proportion. These are also called short run production function. इसको हम short run production function भी कहते हैं। The short run is a period during which one or more factors of production are fixed in amount. जैसे कि अभी डिस्कस किया, जिसमें अब more factors, one or more factors of production यानी 2 factors of production को यानी लेबर लैंड और ऑर्गेनाइजेशन को हम फिक्स्ड कर देंगे और लेबर और कैपिटल को हम चेंज करेंगे यानी इंक्रीज करेंगे, और उसकी बेस पर हमें जो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी या कांस्टेंट होगी या डिक्लाइन होगी, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन। देयर इज नो टाइम टू चेंज प्लांट्स और इक्विपमेंट ऑफ एन इंटरप्राइजेस।
इसलिए कि हमारे पास टाइम नहीं होगा शॉर्ट पीरियड में कि हम प्लांट को, इक्विपमेंट को, ऑनर को, ऑर्गेनाइजर को, लैंड को चेंज कर सके, इसलिए कि शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया? रिटर्न टू अ फैक्टर्स रिलेट टू द शॉर्ट रन पीरियड, द पीरियड इन विच लेबर एंड कैपिटल कैन बी वेरीड, जिसको हम वेरी कर सकते हैं। और फिर क्या होगा? इस बेस पर आपकी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी या कांस्टेंट होगी, और फिर बाद में जाके वो डिमिनिशिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, रिटर्न टू स्केल। वो तो रिटर्न टू फैक्टर्स तो हमने डिस्कस कर लिया, वो तो शॉर्ट रन पीरियड है। ये रिटर्न टू स्केल क्या है? रिटर्न टू स्केल रिलेट टू द लॉन्ग रन पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन अ फर्म change its scale of production by changing one or more of its factors or the production function in which all inputs are changed। तमाम inputs change हो जाते हैं, यानी लॉन्ग रन में लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाते हैं। दिस फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। These are also called long run production function. The long run is a period during which all factors become variable। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, लॉन्ग रन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आपके तमाम फैक्टर्स जो हैं वो वेरी हो जाते हैं, यानी चेंज हो सकते हैं। अ न्यू प्लांट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन प्लेस ऑफ एन ओल्ड वन। यानी आप लॉन्ग रन पीरियड है, यानी आपके पास एक साल से भी ज़्यादा टाइम पीरियड है, तो आप जो है न्यू प्लांट भी बना सकते हैं, यानी आप नई बिल्डिंग बना सकते हैं, नई फैक्ट्री बना सकते हैं। ठीक है, नया प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्यों? आपके पास टाइम पीरियड ज्यादा है, लॉन्ग टाइम पीरियड है। ठीक है, तो कितने हो गए ये? क्या हमने डिस्कस किया? डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू फैक्टर मींस शॉर्ट रन, रिटर्न टू स्केल मींस लॉन्ग रन। रिटर्न टू फैक्टर में कितने कॉन्सेप्ट आ रहे हैं? दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है लॉज ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये लॉज ऑफ रिटर्न क्या होता है? If the quantity of one or more factors of production are kept constant, if the quantity of one or more factors of production are kept constant, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम लैंड और ऑर्गेनाइजेशन को कांस्टेंट कर देंगे, while the quantities of other factor means capital and labor are gradually increases, in the result to a certain point marginal output increase, then constant and finally decline। जब आप फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, यानी लैंड और लेबर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, और लैंड और ऑर्गेनाइजेशन को सॉरी कांस्टेंट रखेंगे, और लेबर और कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, तो उसकी बेस पर आपकी जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी? वो उसके थ्री फेजेस हमारे सामने आएंगे। वो इंक्रीज होगी, देन कांस्टेंट होगी, एंड फाइनली डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? when land, labor, capital and organization are combined together in various proportions, three different situation arise। जब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन को जब आप कंबाइन कर रहे होते हैं वेरियस प्रोपोर्शन में, तो हमारे पास थ्री सिचुएशंस आती हैं। दीज सिचुएशंस आर गिवन द नेम ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न, और उस सिचुएशंस को हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो पहले तो क्लियर कर लें, हम शॉर्ट रन डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्ट रन में फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, लॉज ऑफ रिटर्न। इसके बाद डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉज ऑफ रिटर्न में हमारे पास थ्री जो फेजेस आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है लॉ ऑफ इंक्रीज रिटर्न, या जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। सेकंड होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, ये जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। थर्ड हमारे पास होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीज कॉस्ट। ठीक है, तो इसके हम ग्राफ देख लें जरा। ये देख, लॉज ऑफ रिटर्न के ग्राफ ये आपके सामने, कि आपने जब एक लेबर और कैपिटल इंक्रीज किया, एक लेबर लगाई, तो आपको मार्जिनल प्रोडक्शन मिली है 5। इसी तरह आपने लेबर इंक्रीज की, आपकी एमपी बढ़ गई, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हो गई। फिर आपकी लेबर इंक्रीज हुई, फिर आपकी जो है एमपी इंक्रीज हो गई, फिर नंबर 4 लेबर लगाई तो भी आपकी जो प्रोडक्शन थी इंक्रीज हो गई।
अच्छा, नंबर 5 पे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई है, वो कांस्टेंट है। वो क्यों है? इसलिए कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, यानी लैंड है, वो जो जगह है, वो जो लोकेशन है, वो जो फैक्ट्री है, वो स्पेस आपके पास लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड स्पेस में आपके पास 6 मशीन आप इंस्टॉल कर सकते थे। 3 मशीन्स आपके पास थी, आप काम कर रहे थे, या 4 मशीन। ठीक है, तो 3 मशीन्स थी, आपने 4th मशीन लगा दी, फिर 5th लगा दी, फिर 6 मशीन लगा दी आपने, तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई। अब 7th मशीन जब आप उधर इंस्टॉल करेंगे, पहली बात तो इंस्टॉल नहीं हो सकती, आपके पास स्पेस नहीं है। जब स्पेस नहीं है तो आप 7th मशीन तो इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो आपकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया? लेबर कैपिटल, जैसे जैसे आप लेबर और कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक पॉइंट तक, यानी 4th लेबर तक, आपके जो एमपीए मार्जिनल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है, देन कांस्टेंट रहती है, और फिर डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, ये क्या रीजन है? ये रीजन ये है कि आपके पास जो स्पेस है वो लिमिटेड है। उस लिमिटेड स्पेस में जैसे जैसे आप लेबर इंक्रीज करेंगे, एक वक्त तक तो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, देन कांस्टेंट हो जाएगी और डिक्लाइन हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अगर एमसी की बात करें, मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, तो मार्जिनल कॉस्ट में हम देख रहे हैं जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज यानी आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है और आपकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है। एक वक्त को आपकी कॉस्ट कांस्टेंट हो गई और फिर इंक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है, तो हमें इसको यहां पर और क्लियर करना पड़ेगा। ग्राफ हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये ऊपर जो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप अपनी रिटर्न को इंक्रीज करेंगे, यानी प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, बिल्कुल उसी तरह आपकी कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी। यानी नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होंगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। ये कहलाते हैं आपका इंक्रीज रिटर्न डिमिनिशिंग कॉस्ट। इधर रिटर्न का मतलब प्रॉफिट है, कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न होगा और उसकी बेस पर आपकी कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया? कांस्टेंट रिटर्न, कांस्टेंट कॉस्ट, और थर्ड में डिमिनिशिंग रिटर्न और इंक्रीज कॉस्ट। जब आपकी जो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, अगर रिवर्स कर लें हम, प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो पर यूनिट कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देख लें, पीछे से क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। MP means marginal production and MC means marginal cost। ये MP है, ये MC है। मार्जिनल प्रोडक्शन मीन्स जैसे जैसे आप लेबर और कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, आपकी MP इंक्रीज हो जाएगी। MP कैसे इंक्रीज होगी और MC किस तरह से, ये जो पूरा टेबल है किस तरह बनाए, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ग्राफ भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी आप इस स्लाइड को जो है यहां तक के क्लियर करें बस, यानी लॉज ऑफ रिटर्न। यहां तक क्या क्लियर करें कि लॉज ऑफ रिटर्न यानी शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। ठीक है, इसमें हम क्या डिस्कस करें कि अगर हम शॉर्ट रन के अंदर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। उन 4 में से लेबर और कैपिटल को अगर वेरी करें तो लेबर और कैपिटल को वेरी करें और लैंड और ऑर्गेनाइजेशन को कांस्टेंट कर दें, तो उसकी बेस पर हमारे पास 3 कंडीशंस आती हैं: इंक्रीज रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में मजीद एक्सप्लेन करूंगा, और इसका ग्राफ और शेड्यूल भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए कि अभी टाइम जो हमारे पास 2 मिनट्स हैं, हम क्वेश्चन ले लें, जो हमने अभी डिस्कस किए उसके क्वेश्चन ले लें।